हेलो स्टूडेंट, बेटा मैं डॉक्टर मोहम्मद गौस। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिली थी कि करना क्या है, क्या किया जाएगा साल भर, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। आज हम लोग यहाँ से अब बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा होगी। बेटा मैंने कहा था ना कि एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट नाम में ही हमारे लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा इनऑर्गेनिक का पोर्शन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पीरियोडिसिटी का, जिसमें हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा चैप्टर है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। बोले तो एनसीईआरटी के, बोले तो इनऑर्गेनिक स्टार्ट हम लोग जब करते हैं तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, यानी कि शुरुआत में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल कौन आई, उसके बाद फिर कौन आई, उसके बाद एंड सो ऑन। और अभी आज हम लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सी पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो हालांकि लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए। हालांकि और भी बातें थोड़ी सी करना होगा मुझे ओरली, कि जो पीरियोडिक टेबल बनाई क्यों गई। इसलिए बेटा बनाई गई कि 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में माना जाता है आज के टाइम पर। ठीक है, लेकिन 118 एलिमेंट जो हैं उनको सबको एक एक एलिमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना इतना आसान नहीं है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको पीरियोडिक टेबल इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ा जाता है, जिससे कि हम क्या करें कि पार्टिकुलर ग्रुप में जो भी एलिमेंट रखे हुए हैं उसमें किसी एक एलिमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जनरली उनकी प्रॉपर्टी सबकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, किसी पार्टिकुलर पीरियड में अगर कोई भी एलिमेंट रखा हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो कुछ इस तरीके से, यानी कि सिमिलरिटी बहुत ज्यादा, जो भी सिमिलर एलिमेंट है उनको हमने क्या कर रखा है, एक पार्टिकुलर ग्रुप या पीरियड में रखा गया है, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले के आधार पर इस तरीके से। हालांकि जो हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल है वो हमारी बोहर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाई गई है, लेकिन ये सब बातें अभी आपको मिलेगी करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात करेंगे। यही सब लिखा हुआ है, आप इसकी रीडिंग लगा सकते हो, इसमें कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। ये बेटा हाँ, ये है क्या, ये एनसीईआरटी का पूरा एग्जैक्ट वही कंटेंट है, इसमें कोई भी फेरबदल हमने नहीं किया है। बस ये एनसीईआरटी फुल्ली इस तरीके से इस पर ओपन नहीं हो सकती है, इसलिए इसको मैंने पीपीटी के फॉर्म में बनवा के डाल रखा है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कवर करना है, उसके साथ और भी चीजें ऐड करनी है। ठीक है, और चीजों में एनसीईआरटी ऐड नहीं करनी है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं ना, ये इस बात का ख्याल रखना है हमें। तो इसमें कुछ था नहीं, इसमें आते हैं हम लोग। कह रहा व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, कह रहा क्यों हमें एलिमेंट के क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ी। अभी मैंने बताया, जस्ट बताया कि 118 एलिमेंट हमारे पीरियड टेबल में आज के समय पर है फिलहाल, लेकिन अब सब लोगों को पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो हमने क्या कर रखा है, इसमें अलग अलग करके एलिमेंट को डिवाइड कर रखा है, जिससे कि क्या हो कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को एक ग्रुप में रख दिया जाए। ठीक है, दो जो जिसकी प्रॉपर्टी और दूसरे की कोई, मान लीजिए जैसे फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, थर्ड डे है, इस तरीके से इनको कई सारे ब्लॉक में भी बांटा जाता है। आपको सब जनरली सारी चीजों को पता होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो यानी कि इसको बस हमें पढ़ा, इसको इसके लिए बोले तो सिंपलिसिटी हो जाए, इस वजह से हम एलिमेंट को क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाई करते हैं। यही सब बातें लिखी है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसकी रीडिंग लगा सकते हैं। यहां पे देखो लिखा है, बी नो बाई नाउ दैट एलिमेंट आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। अगर हम यहाँ पे एक पेज ऐड करेंगे तो मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। छोटी सी डिफिनेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। एनीथिंग एनीथिंग व्हिच हैव, क्या लिखोगे बच्चे, व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई क्या लिखोगे बच्चे, स्पेस, इज नोन एज क्या लिखोगे, मैटर। हालांकि मुझे मैटर नहीं पढ़ाना है, मुझे ये बताना है कि मैटर की जो बेसिक यूनिट होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लफ्ज आ गया, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। ऑल टाइप ऑफ मैटर, किसी भी तरीके का, यानी जो मैटर है उसकी बेसिक यूनिट जो होती है, इज क्या लिखोगे, एलिमेंट।
ठीक है, एलिमेंट की बात करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज एलिमेंट, यही जायज बात है, हर चीज पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जा रहा है। मैटर समझ में आ गया, ठीक है। मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, एलिमेंट। जैसे हमारे बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है क्या होती है, सेल, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की बात कर लिया जाए कि जो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होगी वो सेल होती है, वैसे बेसिक यूनिट हमारे किसी भी मैटर का क्या होता है, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है, अब एलिमेंट के बारे में अब ये बड़ा लंबा कहानी चली जा रही है, मैं ओरली बता देता हूं। एलिमेंट वो होता है बेटा जो हमारा, जैसे आप लोग जितने पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम पढ़ते हो वो सारे के सारे एलिमेंट हैं, सुन रहे हो ना। लेकिन एक बड़ा ही कंफ्यूजन पॉइंट होता है कि क्या O2 एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बच्चे को नहीं मालूम है, जबकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एलिमेंट में कोई भी एटम की बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन, इस तरीके से कोई सा भी बोल दिया जाए पूरा एटम बोले तो एलिमेंट ही बोला जाएगा फिलहाल जो पीरियोडिक टेबल में है। लेकिन एक और बात, एक एडिशनल आपको आज जानने को मिलेगा कि अगर सेम टाइप से बना हुआ, सेम टाइप के एटम से बना हुआ अगर कोई मॉलिक्यूल भी है तो वो भी एलिमेंट होता है, ये आपको ऐड करना है। यानी ये O2 की बात कर लिया जाए, Cl2 की बात कर लिया जाए, ठीक है, B2 की बात कर लिया जाए एंड सो ऑन, ये बच्चे को नहीं मालूमात होता है, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूं, मुझे मालूम है। बच्चा इसको मॉलिक्यूल बोलता है, हाँ मॉलिक्यूल बोल सकते हो, लेकिन एलिमेंट भी बोल सकते हो। क्यों एलिमेंट बोल सकते हो, क्योंकि ये सेम टाइप के एटम से मिलकर के बना है, सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो हमारा क्या है, एलिमेंट है। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। फिलहाल मुझे ये नहीं पढ़ाना था, मुझे और भी कोई चीजें, और भी सारी चीजें बतानी थी। जेनेसिस की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमने अभी बात किया था। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एक बात यहाँ पर देखो, एनसीईआरटी चल गई, पेज उस पर बोर्ड पर आ गया, अभी एक दो क्लास करोगे समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को ही मैंने स्कैन करके यहाँ पर रख रखा है। अब उसका एक्सप्लेनेशन में देता हूं कि यहाँ पे बात कर रहे हैं 1800, ये 1800 ईस्वी की बात है। केवल हमारा क्या 31 एलिमेंट की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। अब तुम्हारे जहन में एलिमेंट, मैटर, ये सब क्लियर हो गया है, ठीक है। लेकिन अब बात किया जाए 1865 की बात किया जाए, थोड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहां पर मिलता है। कहते हैं कि 65 साल के बाद, ठीक है, जितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी 1800 में, उसके दुगने से ज्यादा एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई। इसका मतलब दुगने से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 31 दुना होता है 62, है ना भाई। तो 63 एलिमेंट की हमारी डिस्कवरी हो चुकी है, समझ में, कब, 1865। ऐसे याद करोगे बच्चे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अगर एट प्रेजेंट की बात कर लिया जाए, प्रेजेंट का मतलब आज की बात अगर किया जाए, तो एनसीईआरटी में लिखा है 114 यानी 114 एलिमेंट की हमारी डिस्कवरी हो चुकी है। लेकिन अभी मैं आपसे ही बात कर रहा था कि बेटा 118 एलिमेंट की हमारी डिस्कवरी आज तक हो चुकी है। अगर 118 कहेगा तो 118 लगाना है, अगर 118 ऑप्शन में ना हो तब हमारा 114 से काम चलाना है। क्यों, क्योंकि यहां पे बोलते हैं 114 एलिमेंट की डिस्कवरी है, फिर बाद में एनसीईआरटी जब पूरी पढ़ के खत्म करो तो फिर बातों में आ जाता है कि 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। तो एट प्रेजेंट अगर आपसे कहा जाए कि कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो कहोगे 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है। लेकिन अगर ऑप्शन में ना दिया गया हो 118 तो 114 से काम चला लेना। क्यों, क्योंकि ये देखिए आप खुद ब खुद एनसीईआरटी में बकायदा लिखा हुआ है। अब आइए रीडिंग लगाते हैं हम, क्योंकि लिखा है कि इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट वर नोन। फिर कह रहा बाई 1865 नंबर ऑफ एलिमेंट हैड मोर देन डबल 263, मतलब कितना हो गया, दुगने से ज्यादा हो गया। एट प्रेजेंट की बात किया जाए तो 114 एलिमेंट की यहां पे क्या हो गई है, डिस्कवरी आज हो गई है। बात समझ में आ गई। लेकिन ये हमसे कहते हैं उनमें से जो भी रिसेंटली डिस्कवर्ड है वो हमारे क्या होते हैं बच्चे, मैन मेड होते हैं। मैन मेड का मतलब हमने बनाया है, ठीक है। कह रहा एफर्ट टू सिंथेसिस न्यू एलिमेंट आर कंटिन्यू, लगातार एलिमेंट डिस्कवर हो ही रहे हैं। फिर कह रहा है कि विद सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। कह रहा है कि इतने सारे एलिमेंट को स्टडी करना, अभी मैंने बोला था इतना आसान नहीं है। इसी वजह से हम इनको क्या करते हैं, सिस्टमैटिक एक टेबल बनाने की बात करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, कि जिससे क्लासिफाई करके आसानी से इनको क्या किया जाए, पढ़ा जा सके, ठीक है। बस इतने ही पॉइंट है, इससे ज्यादा कुछ भी इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
अब हम बात करते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियाडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो हमारी पीरियाडिक क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन डोबे रेनर। जहां जहां अंडरलाइन करेंगे, ये एनसीईआरटी आप अपने सामने रख करके पढ़ सकते हो, ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट है, बकायदा मैंने पीपीटी बना के लाया हूं। ठीक है, जॉन डोबे रेनर एक साइंटिस्ट है जो कि 1800 की बात है। इन्होंने सबसे पहले इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि बोले तो एमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, बोलो भाई, ट्रेंड एमंग द प्रॉपर्टी, यानी कि जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी में कहां पे सिमिलरिटी है, कहां नहीं है, किसको हम साथ में रख सकते हैं, किसको ग्रुप में रख सकते हैं, कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट है उनका नाम है जॉन डोबे रेनर, इनके दिमाग में आया। अच्छा, इन्होंने क्या दिया था, ये सब तो कहानी थी। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डोबे रेनर, मैं बगल में लिख ले दे रहा हूं, जॉन डोबे रेनर की बात करेंगे। जॉन डोबे रेनर के बारे में एक पॉइंट आता है कि लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। क्या दिया था बच्चे? लॉ ऑफ ट्रायड। ये लॉ ऑफ ट्रायड क्या है? सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है? जॉन डोबे रेनर, जिन्होंने दिया था क्या? लॉ ऑफ ट्रायड। लॉ ऑफ ट्रायड क्या होता है कि अगर किसी ग्रुप के 3 एलिमेंट को अगर हम ले लें और उसमें से दोनों के एक्सट्रीम कंडीशन के बात किया जाए, एटॉमिक वेट को अगर ले लिया जाए, तो जो बीच वाला होगा उसका हमारा वेट आ जाता है। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूंगा। हमारे पास एक ये पैराग्राफ है, जैसे लिथियम है बेटा, तो लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है हमारा? 7 है। पोटेशियम का कितना है? 39 है। अगर हम इन दोनों का एवरेज ले लें, क्या ले लें? एवरेज एटॉमिक वेट ले लेते हैं, यानी 7 प्लस कितना? 39 अपान क्या करोगे बच्चे? 2, तो ये आ जाएगा 46। 46 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 23। यानी जो हमारा दोनों एलिमेंट है किसी भी ग्रुप में, जो दोनों एक्सट्रीम है, उनका जो एटॉमिक वेट का एवरेज है वो हमारा कितना आ जाता है? बीच वाला आ जाता है, यानी 23 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड। ट्रायड का मतलब वो नाम से पता चल रहा है, ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट को लेते हैं, तो जो 2 एक्सट्रीम वाले हैं उनका जब एवरेज निकाला जाता है तो बीच वाले का एटॉमिक वेट, कान खोल के सुनिएगा, एटॉमिक वेट उसका आ जाता है। जैसे इन दोनों का 40 है, 137 है, 40 और 137 है, दोनों को अगर एवरेज करोगे तो हमारा ये अप्रॉक्स बीच वाला आ जाएगा। यहां पर भी हमारा इस तरीके से इन दोनों का अगर आप एवरेज लेते हो तो ये हमारा क्या आ जाएगा? बीच वाला आ जाएगा। इसे बोलते हैं बच्चे क्या? लॉ ऑफ ट्रायड। क्या बोलते हो? ट्रायड का मतलब होता है 3, और ये दिया किसने था? लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिया था? जॉन डोबे रेनर साहब ने दिया था। ये यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो एक पॉइंट हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि जो हमारा वेट होता है, एवरेज एटॉमिक वेट बीच वाले का, यानी जो मिडिल वाला होता है, वो दोनों एक्सट्रीम के एवरेज के क्या होता है? बराबर होता है। इतनी सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक, अब यहाँ पे देखो लिखा भी है, फिलहाल देखो लिखा है कि कहां पहुंचे थे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। तीनों एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। बात समझ में आया? इन ईच केस, प्रत्येक केस में अगर देखा जाए तो जो मिडिल एलिमेंट होता है बेटा, ईच ऑफ द ट्रायड, किसी भी ट्रायड का, कह रहा है हैड द एटॉमिक वेट अबाउट द हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2। थोड़ा सा इस तरीके से कह रहा है कि दोनों के अगर हम बात करें हाफ वे, इनके कहने का तरीका थोड़ा अलग है, हमारा जो बोलने का तरीका अलग है। वही एवरेज की ही बात कर रहा है। दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो 2 से डिवाइड कर दिया जाए, उसी को बोल रहे हैं हाफ वे ऑफ द क्या कह रहा है? अदर 2 एलिमेंट की बात कर रहा है। और इनके तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? वो मिडिल वाले की प्रॉपर्टी के बीच में होती है। यानी कि जो एक्सट्रीम वाले की प्रॉपर्टी, नीचे वाले दोनों की प्रॉपर्टी होगी, उसी की मिलती जुलती बीच वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? बीच वाले की होगी। ये कहना चाह रहा है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड। यहां पर थोड़ा सा लिखा भी है, सिंस डोबे रेनर रिलेशनशिप रिफर टू एज, क्या बोलोगे? लॉ ऑफ ट्रायड। इसी को बोलते हैं, डोबे रेनर का लॉ ऑफ ट्रायड बोलते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद कहना है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये हमारा डिसमिस हो गया, क्योंकि पूरी तरीके से ये फॉलो नहीं हुआ, और ना फॉलो होने की वजह से ये एक तरीके से फेल हो गया। ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है AEV चैन कॉर्टॉइस। बस तुम याद रखना बच्चे, क्या चीज? चैन कॉर्टॉइस। तो 2 पॉइंट, एक लॉ डोबे रेनर के बारे में सिर्फ एक पॉइंट याद करना है, क्या चीज? लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिया? डोबे रेनर साहब ने दिया। बस क्लियर है क्या होता है? ये बातें हम समझा चुके। अब दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेटा क्या? चैन कॉर्टॉइस।
नाम से ही पता चल रहा है क्या है, चैन कॉर्टोइस। ठीक है, चैन कॉर्टोइस नाम है। इनके बारे में सिर्फ एक पॉइंट याद कर लेना, बाकी तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक साइंटिस्ट है, दूसरा इनका क्या नाम है, चैन कॉर्टोइस। चैन कॉर्टोइस नाम है, चैन कॉर्टोइस साहब ने, ए सी फॉर चैन कॉर्टोइस, सी फॉर सिलेंड्रिकल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे कि सिलेंड्रिकल टेबल किसने दिया था, सिलेंड्रिकल टेबल किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो सी फॉर जुगाड़ से हमको हमी से चुरा लो। ठीक है भाई, हमको हमी से चुरा लो वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, यानी सी यहां है तो सी यहां है, तो सिलेंड्रिकल वाला चैन कॉर्टोइस ने दिया था। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट जब अभी इकट्ठा होके आएंगे ना, तो लगेगा ये वाला किसने दिया था, ये वाला ला किसने दिया था, तो बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है, इस वजह से थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। तो अच्छा, ये सिलेंड्रिकल टेबल क्या थी, ये कुछ इस तरीके से इन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को ऐसे अरेंज करूं तो जो इस फोके पर है, कोने पर है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जो इस फोके पर कोने पर है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे अगर तुम सोचना चाहो तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन लोगों की प्रॉपर्टी हमारी सेम है, फर्स्ट ग्रुप के होते हैं। यहां उस वक्त जो भी नोन था इससे मतलब नहीं है, मैंने समझाने का तरीका समझो बस कि क्या मैं समझाना चाहता हूं। सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहां फ्लोरीन है, क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन है, तो अब इन लोगों की प्रॉपर्टी बच्चे क्या है, सेम है। यानी इस तरीके से जो इस कोने पर आएंगे इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इस कोने पर आएंगे इसकी प्रॉपर्टी सेम है। तो एक तरीके से इन्होंने इस तरीके से ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का कुछ इस तरीके की टेबल दिया था। बस इतना याद करना है, सी फॉर सिलेंड्रिकल, सी फॉर चैन कॉर्टोइस। ठीक, अब हम दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इन्होंने भी अगर बात किया जाए कि जो हमारे, अच्छा ये कहते हैं कि जो बार बार रिकरेंट करता है, रिकरेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एलिमेंट यहां है, उसके बाद यहां जाने का के बाद फिर से दोबारा यहां आएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। बस ये सब पॉइंट में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है क्या नाम है, न्यूलैंड। क्या नाम बच्चे, न्यूलैंड। 1865 के आसपास की बात है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है न्यूलैंड। न्यूलैंड साहब ने कहा कि उन्होंने कौन सी टेबल दिया या कौन सा लॉ दिया, तो कहोगे लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या चीज, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया, बोले तो न्यूलैंड साहब ने दिया था। ये लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है, आइए समझाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही समझ लो कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था। तो यहां पे देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखा भी है यहां पे। ठीक है, लॉ ऑफ क्या लिखोगे, ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था बच्चे, न्यूलैंड साहब ने दिया था। इन्होंने कहा कि जैसे हमारे म्यूजिक का नोट होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, क्या सा रे गा मा पा ध नी सा, यानी 8वां जो नोट है वो पहले नोट को क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी सा वाले की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि अगर मैं इसमें दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहते हो सर। यस, इधर ये है सा, ये है रे, ये है गा, ये है मा। ठीक है, सारे गामा पा ध, क्या लिखोगे, नी, उसके बाद क्या है बच्चे, सा। इसका मतलब ये हुआ कि सा वाले की प्रॉपर्टी जो यहां पे आ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। यानी 8वां नोट जो होता है वो पहले नोट को क्या करेगा, रिपीट करेगा। वैसे जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल में 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम। उस वक्त नोबल गैस नहीं था बच्चे, और डी ब्लॉक भी नहीं था, समझ में आ रहा है ना। तो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो हम पीरियोडिक टेबल यहां पे बना रहे हैं या बनी हुई है इस तरीके से, इसमें 8वां नोट पहले नोट को क्या करता है, जैसे म्यूजिक में रिपीट करता है, वैसे ही हमारे क्या होगा, 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। ओके, जैसे यहां पर देखो इस तरीके से ये क्लोरीन हुआ, उसके बाद पोटेशियम। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था बेटा कि ये हमारा केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था बस। क्यों, क्योंकि कैल्शियम तक वैलिड इसलिए क्योंकि कैल्शियम के बाद हमारा 4th पीरियड में डी ऑर्बिटल आ जाता है, सॉरी डी ब्लॉक आ जाता है। हाँ, डी ऑर्बिटल की बोल सकते हो। ठीक है, डी ब्लॉक आ गया, और डी ब्लॉक आने के बाद 10 एलिमेंट बढ़ नहीं जाएंगे, और जब 10 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा, तो ऑक्टेव की बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट से तुम्हें याद करना होगा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, समझ में आपको आ गया होगा। आइए रीडिंग लगाते हैं, समझ में आ जाएगा अभी और अच्छे से।
यहां पे देखो भाई, अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखो लिखा है लॉ ऑफ ऑक्टेव, किसने दिया था? न्यूलैंड साहब ने दिया था। इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट। अच्छा, जितने भी साइंटिस्ट अभी तक आए, डोबेरेनर साहब की बात कर लो, और चैन कोर्टॉइस साहब की बात कर लो, और किसकी बात किया हमने, अलग बोले तो न्यूलैंड साहब की बात कर लो, इन सारे लोगों ने एलिमेंट को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट ही के अकॉर्डिंग को अरेंज किया है। और क्या लिखा है? एंड नोटेड, और देखा एवरी 8 एलिमेंट, जो हमारा प्रत्येक जो 8वां एलिमेंट होता है, हैड द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाली एलिमेंट के सिमिलर हुआ करती है। द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8 नोट दैट रिजेंबल द फर्स्ट इन द ऑक्टेव ऑफ द म्यूजिक। एकदम वही बात कह रहा है कि जैसे म्यूजिक में सारे गामा पा नी सा होता है, वैसे लिथियम बेरिलियम बोले तो बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद कौन आता है? सोडियम। समझ में आया? इसलिए फिर क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली अप टू एलिमेंट, क्या कह रहा है? कैल्शियम। ये 3 पॉइंट बहुत है इंपॉर्टेंट आप इसमें, कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया बच्चे? बोले तो किसने दिया था? न्यूलैंड साहब ने दिया था। समझ में आया? ये होता क्या है, 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से रिपीट होती। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, ये कहां तक वैलिड है बेटा? सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड है, कैल्शियम के बाद ये वैलिड नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद इनको बहुत सारे प्राइज भी मिले। ऑल्दो हिज आइडिया वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, लेकिन उस समय पर ये आइडिया एक्सेप्ट नहीं हुआ। बाद में फिर फिलहाल इनको ही फॉर हिज वर्क वाज लेटर अवार्डेड डीवाई मेडल, इनको एक डीवाई मेडल, एक प्राइज हुआ करता था उस समय पर, इनको दिया गया बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है। लंदन की रॉयल सोसाइटी लंदन की तरफ से इनको एक मेडल भी दिया गया। तो कोई मतलब नहीं है सब चीजों को, ये सब क्वेश्चन बहुत मुश्किल ही पूछा जाए, ये बायो नहीं है जो यहां पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है, पढ़ लो। अब हम बात करते हैं 2 साइंटिस्ट हमारे यहां पे, अब बात करेंगे 2 साइंटिस्ट और हैं जिनके बारे में, एक तो हमारे हैं कौन, मेंडलीव साहब के बारे में बात करते हैं, और दूसरे हमारे कौन है, लोदरमेयर, ठीक है। एक बात, 2 पॉइंट याद रखना है, एक मेंडलीव और लोदरमेयर, दोनों ने इंडिपेंडेंटली यही बताया था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, पीरियोडिसिटी होती है, वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट के ही होती है। इंडिविजुअली बोले तो इंडिपेंडेंटली काम किया था, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1-2 पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोदरमेयर है, यहां से आ जाओ जल्दी से, लोदरमेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, क्या? एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट द एटॉमिक वेट, यानी कहना यह चाहते हैं कि जो भी चीजें बताई थी वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट ही बताई थी, एटॉमिक नंबर के बारे में किसी ने भी बात नहीं किया था, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर यहां पे मेंडलीव की बात किया, और किसकी बात किया? लोदरमेयर। 1 पॉइंट 2 पॉइंट और है इसमें, एक दो पॉइंट ये है। हाँ, यहां पे देख लो, अगर आपसे कहा जाए कि मेंडलीव, इसमें कुछ पढ़ लेना, कुछ भी है नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी कहना ये चाहते हैं, थोड़ा देख लो, डोवेरेनर इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ, हाँ यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोवेरेनर साहब ने इनिशिएट किया था स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहले इनिशिएट किसने किया था? डोवेरेनर साहब ने। फिर तुमसे कहेगा इट वाज मेंडलीव, ये मेंडलीव थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए? फॉर द पब्लिशिंग द पीरियोडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि पीरियोडिक लॉ सबसे पहले किसने दिया था? अच्छा, डोवेरेनर साहब ने इनिशिएट किया था, लॉ ऑफ ट्रायड दिया था, बात समझ पा रहे हो? चैंकोर्टोई साहब ने सिलेंड्रिकल टेबल दिया था, और लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था किसने? न्यूलैंड साहब ने दिया था, ठीक है। तो इनिशिएट किसने किया? डोवेरेनर साहब ने। लेकिन पहला पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने दिया था डॉक्टर साहब? मेंडलीव साहब ने दिया था। और ये लॉ क्या था? ये लिखा हुआ है लॉ, जिसने किसने दिया था, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करना होगा। यहां पे इसको किसने दिया था? मेंडलीव साहब ने, मेंडलीव साहब ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पीरियोडिक लॉ गिवन बाय मेंडलीव, ठीक है। ये एनसीईआरटी में
यहाँ पे इस तरीके से मेंशन है। क्या लिखा हुआ है बच्चे, पढ़ो, बड़ा ही बढ़िया लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये ध्यान बहुत देना है कि ये एटॉमिक वेट के बारे में अभी सभी लोग बात कर रहे थे, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी यानी जो रिपीट होती है बार बार, ठीक है, रिकरेंस होती है, ठीक है, वो हमारी किसके अकॉर्डिंग होती है, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग होती है, जो पीरियडिसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है, अच्छा, मेंडलीव साहब ने और भी क्या किया था, मेंडलीव साहब ने अरेंज किया था जो आज हम पीरियड टेबल पढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे दो तो बातें समझ में आ जाएगी। हाँ, यहां पे आ जाओ भाई थोड़ा सा। देखो यहां पे हम बात करते हैं, कह रहा मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो, यानी जिसको आज हम क्या बोलते थे हैं बच्चे, पीरियड बोलते हैं। उस वक्त इन्होंने इसको क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल रो के बोला था। और वर्टिकल कॉलम कह रहा है ऑफ ए टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी जो भी चीजें बनाई थी वो बोले तो एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में ही इन्होंने अरेंज किया था। कह रहा है सच वे दैट एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सेम वर्टिकल कॉलम आर ग्रुप, यानी जो हमारा पीरियड है उसको वहां पे उस वक्त बोला गया था हॉरिजॉन्टल कॉलम। ये याद रखने वाली चीजें हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम की बात करेंगे। और जो हमारा वर्ड बोले तो जिसको आज हम ग्रुप बोलते हैं उसे बोला था क्या चीज, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम की बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आया। और मेंडलीव साहब ने उस वक्त जो भी एलिमेंट हमारे डिस्कवर हुए थे, ठीक है, उसमें जो एक पीरियडिक टेबल, हालांकि इसमें हमने नहीं लाया क्योंकि पूछी भी नहीं जाती है, मेंडलीव साहब ने एक पीरियडिक टेबल दिया था। वो पीरियडिक टेबल जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी वो कब हमारी लॉन्च हुई थी, ये याद करने वाले चीजें हैं। पीरियडिक टेबल मेंडलीव साहब की कब लॉन्च हुई थी, 1905 में। जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता इस तरीके से। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो हमारा उस वक्त जो नॉन एलिमेंट था, पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना, एनसीईआरटी से कुछ है नहीं। इधर आ जाओ, यहाँ पे मेंडलीव साहब ने 2 गैप छोड़ा था उस वक्त, ठीक है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो 2 गैप छोड़ा था जिसका हम नाम लेते हैं। एक हमारा है एका एल्यूमिनियम, क्या है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक हमारा क्या है बच्चे, एका एल्यूमिनियम, और दूसरा हमारा है एका सिलिकॉन। तो एका एल्यूमिनियम जो होता है वो कौन होता है उसके बारे में पूछा जाता है, और एका सिलिकॉन जो होता है वो कौन होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो एका एल्यूमिनियम क्या होता है, एका का मतलब होता है एक तरीके से बिलो, नीचे, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एका एल्यूमिनियम कौन है, तो कहोगे बोरान एल्यूमिनियम, ये क्या है, गैलियम है। और अगर कहा जाए एका सिलिकॉन कौन है, तो आपको कहा जाएगा क्या, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम। इसका मतलब कौन है, ये जर्मीनियम। समझ में आई बात, यानी एका का मतलब उस वहां की लैंग्वेज होगी, फिलहाल जर्मन लैंग्वेज, तो एका का मतलब होता है बिलो। तो इस तरीके से एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन हमारा इस तरीके से बता के चले गए थे। अच्छा, यही नहीं बताया था खाली सिर्फ ये डिस्कवर होगा तो इसका नाम ये रख देना, उन्होंने उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में भी बात किया था। देखो लिखा भी है यहाँ पे कि जो मेंडलीव पीरियडिक टेबल है वो पब्लिश हुई थी कब, 1905 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1-2 पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये प्रिडिक्टेड, उन्होंने कहा था कि जो हमारा एका एल्यूमिनियम है कौन है, वो है एका एल्यूमिनियम जो होगा, बोरान एल्यूमिनियम, गैलियम है, ये ध्यान रखिएगा। और एका सिलिकॉन जो है वो हमारा कौन है, जर्मीनियम है। समझ में आया, जर्मीनियम है। तो यहां उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो हमारा गैलियम आएगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ये डिस्कवर हुआ नहीं था, जब डिस्कवर हुआ नहीं था तो जाहिर सी बात है तो कैसे पीरियडिक टेबल बनाई जाए। तो इन्होंने कहा था कि हम तो उसके प्रेडिक्शन करके चले जा रहे हैं, कभी अगर हम तो जा रहे हैं मतलब वो खत्म हो गए होंगे, दुनिया से चले गए होंगे, तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर डिस्कवर होता है तो आप जो मैं एका एल्यूमिनियम जिसको बोल रहा हूं उसको वैसा ही सारी चीजें मिले तो उसको ले जाके यहीं पर रख देना। समझ पा रहे हो, तो एका एल्यूमिनियम बोलेगा तो क्या बोलोगे, गैलियम है, और एका सिलिकॉन बोलेगा तो जर्मीनियम। प्रेडिक्टेड क्या था, कहा था एटॉमिक वेट बेटा 68 आएगा,
यस 70 आया, जब ज्यादातर मिलता जुलता चलेगा। ठीक है, डेंसिटी कितना बताई थी 5.9, जबकि बाद में क्या पता चला 5.94 हुआ। कहा कि इनका जो जो हमारा एल्यूमिनियम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, लो होगा। बाद में पता चला मेल्टिंग पॉइंट कितना मिला 302.93। ठीक है, केल्विन। कहा जो ऑक्साइड होगा वो E2O3 होगा, सच में बाद में पता चला Ga2O3 निकला। ठीक है, कहा हैलाइड जो होगा ECl3 होगा, बाद में GaCl3, यानी जितनी भी प्रेडिक्टेड बताया था, पहचाना था, बाद में फाउंड पाया गया। तो इस वजह से एका एल्यूमिनियम को यह माना गया कि इसका मतलब जो मेंडलीव साहब बता के गए थे एका एल्यूमिनियम, वो एका एल्यूमिनियम नहीं, वो हकीकत में क्या है, मतलब उसी का नाम आज मैं गैलियम रख रहा हूं। एग्जैक्टली सेम टू सेम यहां पर भी ये बताया था कि एटॉमिक वेट 70 है, तो बाद में पता चला 72.6 निकला। एनसीईआरटी का डाटा है पूरा। डेंसिटी 5.5 तो 5.36। यस, एक पॉइंट यहां याद करने वाली है, मेल्टिंग पॉइंट हमारे एका एल्यूमिनियम का बेटा लो था, एका सिलिकॉन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जो कि कितना है 1231 यानी 1231 केल्विन, जो कि बहुत हाई है। हाई टेम्परेचर को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है आज, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर को नापने के लिए ऐसे एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो। अदरवाइज पता चला वो नापने चला गया और पता चला खुद ही पिघल गया। समझ पा रहे हैं ना? तो हाई टेम्परेचर को, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को नापने के लिए इसको बोले तो जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एग्जैक्टली जैसे E2O3 बताया था वैसे EO2 बताया था, तो बाद में पता चला GeO2 है ये। फिर बाद में ECl4 है, तो ये पता चला क्या चीज GeCl4 है। इसका मतलब जो भी प्रेडिक्टेड बताया था वो मुझे मिला। इस वजह से आज भी हम मेंडलीव साहब की इतनी इज्जत करते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से जो इन्होंने लॉ दिया था वो आज यहाँ पे वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है भाई? क्योंकि सबसे पहला लॉ किसने दिया था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सुन रहे हो ना भाई? तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहला लॉ किसने दिया था? ये मेंडलीव साहब ने दिया था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। लेकिन अब एटॉमिक वेट नहीं, एक नए साइंटिस्ट आए हैं, ठीक है, जिनका नाम है मोजले। क्या चीज? मोजले के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये आजकल की जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, यानी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो एक क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट टर्न पर होगा बच्चे, समझ पा रहे हैं? इसमें हम छोटी थोड़ी बातें बता दें। अभी तक जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट करते थे, वो वेट नहीं, वो हमारा हकीकत में क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑफ द एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लेकिन शुरुआती मामला था, तो जाहिर सी बात है शुरू में कोई चीज बताना बहुत बड़ी बात होती है। इस वजह से आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा बच्चे। अब हमारा आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो, यानी जो अब इस वक्त प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप हमसे बने रहें। लेट्स क्रैक इट।